मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आपके एंटरटेनमेंट के इस सफर में संदीप के साथ आपकी हमसफर बबीता भी आप सभी का खैर मकदम करती है। वैसे बबीता, आज का एपिसोड जो है ना, वो स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बड़ा ही स्पेशल है। हो भी क्यों ना, आखिर आज वर्ल्ड ओलंपिक डे जो है। 23 जून 1894 से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। हाँ, और इसकी शुरुआत की थी पियर डे कुबर्टीन ने, जिन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। और तुम्हें पता है बबीता कि पियर डे कुबर्टीन को ही क्रेडिट जाता है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की नींव रखने का। जी संदीप, हर साल वर्ल्ड ओलंपिक डे को एक दौड़ ऑर्गेनाइज की जाती है जिसे वर्ल्ड ओलंपिक डे रन कहते हैं, जिसे अलग अलग देशों में किया जाता है। वैसे ये रन सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट से ज्यादा एक स्पोर्ट्स कार्निवल होता है, यानी खेल के साथ साथ एंटरटेनमेंट, ऊपर से फन भी। संदीप, जैसे एक शमा जलकर पूरी दुनिया को रोशनी दे जाती है ना, ऐसे ही कुछ लोगों का मकसद होता है पूरी दुनिया को रोशन करना अपने विचारों से। अब अपने प्रोग्राम में हम जिस हस्ती की बात करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी का भी कुछ ऐसा ही मकसद था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान संत कबीर दास जी की, जिनकी जयंती आज है। वैसे उनके जन्म की ठीक कोई तारीख तो पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म संवत 1455 का है, जो चंद्र पंचांग के अनुसार इस वर्ष आज ही के दिन पड़ता है। और अपने जन्म के बारे में कबीर दास जी ने लिखा है, 1455 गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुधी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भये। कहा जाता है कि कबीर दास जी काशी में एक नदी के किनारे नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहा पति पत्नी को मिले, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। बहुत ही नन्ही सी उम्र में कबीर दास को रूहानियत की रोशनी की चमक ने चकाचौंध कर दिया और बहुत ही कम उम्र में वो संत परमानंद के शिष्य बन गए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिर्फ 14 साल की उम्र में कबीर दास जी की शादी कर दी गई और उनकी कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें हुई। वैसे संदीप, ये बात तो हो गई कबीर दास की निजी जिंदगी की। अब थोड़ी बात उनकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं के बारे में कर लें। बिल्कुल। भक्ति आंदोलन के समर्थक कबीर दास जी ने हमेशा ही समाज में हो रही असमानता और अमानवीयता का विरोध किया। इसी के चलते उनके कई शत्रु हो गए और उन्हें काशी छोड़कर जाना पड़ा, जिसका दुख उन्हें ताउम्र रहा। लेकिन काशी छूट जाने से उनके विचार नहीं छूटे और उन्होंने कबीर पंथ की नींव रखी। और आज भी इस पंथ को मानने वाले दुनिया भर में 96 लाख लोग हैं। वैसे अगर आज भी आप इन विचारों को यानी कि इनके दोहों की गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बीजक नाम की किताब के पन्ने उलटने होंगे, क्योंकि बीजक कबीर दास के दोहों का संग्रह है। बिल्कुल। कबीर ने काशी के पास मगहर में देह त्याग दी। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हटाई गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी कई मतभेद हैं।
किंतु अधिकतर विद्वान उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी यानी सन 1518 ईस्वी मानते हैं, लेकिन बाद के कुछ इतिहासकार इनकी मृत्यु 1448 को मानते हैं। इस महान संत को हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। Despite his young death, he's, for me, here with us everywhere because the computer is everywhere. Albert Einstein, Isaac Newton, the greatest scientists in history. To me, though, he's number one. He's on the top. There's no question in my mind. He was way ahead of his time, predicting what was going to be on the table in terms of artificial intelligence. Can machines have the same sort of intelligence as humans? He is a man who's clearly a genius. बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात कर रहे हैं एक महान मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और कोड ब्रेकर एलन ट्यूरिंग की, जिनका आज जन्मदिन है। एलन को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जाना जाता है। 42 साल की लाइफ में जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस एलन ने की थी, उन्हीं ने आज के मॉडर्न कंप्यूटर को जन्म दिया है। संदीप, एलन का जन्म 23 जून 1912 में लंदन में हुआ था। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होने की वजह से एलन ने अपनी पढ़ाई इसी विषय में की। हाँ बबीता, बिल्कुल सही कहा तुमने। एलन ने अपने कॉलेज टाइम में ही इस बात को साबित कर दिया था कि ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन हर तरह की मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है। 1936 में दिए गए उनके इस कॉन्सेप्ट को ट्यूरिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। यार, किसी भी तरह के कोड को ब्रेक करने के लिए वाकई में एक जीनियस माइंड होना बहुत जरूरी है, नहीं? हाँ, एलन के पास वो तो था ही, इसीलिए तो अपनी स्टडी के साथ ही इन्होंने गवर्नमेंट कोड एंड साइबर स्कूल के साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। और जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हुआ, तब ट्यूरिंग ब्लेचली पार्क आ गए। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यहाँ पर उन्होंने बॉम्ब नाम की एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी मदद से जर्मन संदेशों को डीकोड किया जा सका। इस खोज के लिए सन 1945 में उन्हें OBE यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड उन्हें देश की मदद करने के लिए दिया गया था। यार, एलन की तारीफ जितनी भी करो ना उतनी कम है। उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल माइंड बनाने का आइडिया दिया जो हमारे काम को आसान कर सके। हाँ, और इसी आइडिया ने जन्म दिया मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर को। 1946 में जिस वक्त एलन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तभी उन्होंने आज के इस कंप्यूटर का प्रपोजल तैयार कर लिया था। लेकिन शायद इस आविष्कार को पूरे होते देखना उनकी किस्मत में नहीं था, और इसीलिए उस वक्त रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये प्रपोजल हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। कंप्यूटर मैकेनिक्स की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ते इस मैथमेटिशियन को शायद वक्त ने दगा दे दी, और 1952 में उनके खिलाफ होमोसेक्सुअलिटी का केस हो गया। ये एलन की जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई थी। इस केस के कारण उन्हें और उनके पार्टनर आर्नोल्ड मरे को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एलन के अचीवमेंट्स को देखते हुए सरकार ने इनके सामने 2 ऑप्शंस रखे। पहला जेल और दूसरा 1 साल तक एस्ट्रोजन इंजेक्शंस दिया जाना। एलन ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इसके तहत इन्हें 1 साल तक एस्ट्रोजन हार्मोन इंजेक्शंस दिए गए। ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसके असर से मेल डोमिनेंसी वाले हार्मोन्स कम होते जाते हैं। ये बात एलन को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी, और इसी सदमे से 1954 को उनकी मौत हो गई। एलन जैसे महान व्यक्ति के साथ जो बर्ताव किया गया था, उसके लिए सन 2009 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन ने सरकार की तरफ से क्षमा भी मांगी थी। आज उनके जन्म दिवस पर हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
अब आपको लेकर चलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ साल और आगे, जहां ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता था, वहीं हमारी अगली शख्सियत को फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के बारे में किसी को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला है और हमारी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिनटों में दे सकने की कैपेसिटी रखता है। दोस्तों, ये विचार है जाने माने वैज्ञानिक विंट सर्फ का। Well, I've learned something. I have two sons, and one thing I learned was don't take too much credit when they do well, because if they don't do well, you don't want to take too much blame. So I would like to point out that although Bob Kahn and I did the original design work, and I have been pursuing internet ever since, a lot of other people had to be committed to make this thing happen. I'm just glad that I got to be around to. इन्होंने न सिर्फ इंटरनेट के रूप में दुनिया को ताकत दी, बल्कि हमें ये बताया कि असली लड़ाई वक्त और हालात के साथ लड़ने में है, न कि सही समय का इंतजार करने में। विंट का जन्म 23 जून 1943 को हुआ था। फैमिली का सपोर्ट इन्हें हमेशा ही मिला, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके सामने नहीं आई। विंट की माँ एक होममेकर थी और पिता एरोस्पेस इंजीनियर। इन दोनों ने ही उन्हें आगे बढ़ने में पूरी मदद की। लेकिन सही अप्रोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी के साथ उन्होंने न जाने कितनी ही सफलताएं अब तक पाई हैं। उनकी पहली जॉब की शुरुआत IBM से हुई थी। यहाँ विंट क्विकट्रैन नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर सिस्टम इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने इंटरनेट के शुरुआती दौर का बेस बनाना शुरू किया और 1972 से 76 में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ गए। ये वो जगह थी जहां इन्होंने बॉब कान के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और TCP/IP प्रोटोकॉल को डिजाइन किया। ये वही प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम सब आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। In the 1960s, ideas came about for interconnecting computers over networks, and those ideas were different than the way the telephone system works. The telephone system uses what's called circuit switching. It sets up a path and it stays up until somebody hangs up. The packet switch world is more like electronic postcards. The computer generates a piece of data and it flings it into the net, just like the Postal Service, except 100 million times faster. And the consequence of this idea was that you could get machines talking to each other and could speak to many different computers all at the same time by sending packets out to each of them whenever there was a piece of data to go. So we were excited about that technology. At this point, my partner, Bob Kahn, came to my lab at Stanford University and he said, "We have a problem." I said, "What's the problem?" And he said, "Well, we've demonstrated packet switching on wireline networks connecting these computers to each other over dedicated telephone circuits, but we would like to be able to use this in mobile operation, which means we need radio, ground radio, and we also want it to work in ships at sea, which means we need satellites to connect ships that are very far apart." So we began developing a packet satellite and a packet radio network. Then we asked ourselves, how are we going to connect these things to each other? That was the internet problem, because we were linking nets to each other. On January 1, 1983, we turned the internet on with 3 or 4 different kinds of networks in operation: mobile packet radio, packet satellite, the ARPANET, and Ethernet coming out of Xerox PARC. That's January 1, 1983. So the network has been in operation for 30 years, believe it or not. By 10 years later, Tim Berners-Lee invents the World Wide Web, and nobody notices. Then a company called Netscape Communications is formed and hires Eric Bina and Mark Andreessen to make a commercial version. And at this point, when they release the commercial versions, the rest of the world wakes up, notices this, and the dot boom is on. क्या बात है। इंटरनेट अब तक हमारे बहुत से कामों को आसान बना चुका था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल सोसाइटी को खतरा ना पहुंचाए, इसीलिए विंट और बॉब ने मिलकर इंटरनेट सोसाइटी बनाई। ये सोसाइटी इंटरनेट से जुड़े सभी एजुकेशन, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स बनाती है। 2005 में सर्फ गूगल के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए और यहाँ इन्होंने एक से बढ़कर एक आइडियाज डेवलप किए।
खास तौर पर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी को जोड़ने वाले आइडियाज। वैसे ये तो हमें पता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल आज हर फील्ड में हो रहा है, लेकिन विंट ने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी काफी कंट्रीब्यूशन किया। विंडसर्फ आजकल नासा के जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर विंट इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट की डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरप्लैनेटरी इंटरनेट की मदद से एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक कम्युनिकेशन को आसान बनाया जाता है। पर वहाँ इंटरनेट कौन यूज करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू द स्टफ दैट यू लव टू डू। ऐसा कहना है विंडसर्फ का। विंट ने हमेशा वही किया जो वो करना चाहते थे, और उनकी इस पॉजिटिव और साइंटिफिक सोच का ही नतीजा है आज का हमारा कम्युनिकेशन बाय इंटरनेट। इसीलिए हम सब आज उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनसे ये वादा करते हैं कि कभी भी उनकी इस देन का गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तो था सफर कंप्यूटर की दुनिया के जाने माने दो लोगों का, लेकिन अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें बैंकिंग इंडस्ट्री में रिवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, अगर एटीएम मशीन नहीं होती तो हमारा क्या होता? बाप रे बाप, सोचकर भी डर लगता है। कैश निकालने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना अब तो पॉसिबल ही नहीं है। सो थैंक्स टू जॉन शेपर्ड बैरोन। जॉन ने दुनिया की पहली कैश डिस्पेंसर मशीन बनाई थी, जिसके बाद ही एटीएम मशीन को डेवलप किया गया। जॉन शेपर्ड का जन्म 23 जून 1925 को हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर थे और माँ एक ओलंपिक टेनिस प्लेयर। दोस्तों, एक बार की बात है, जॉन को बैंक पहुंचने में लेट हो गया, जिस वजह से वो पैसे नहीं निकाल पाए। अब उन्हें अगले दिन तक वेट करना पड़ा। और वो इतना वेट क्यों करते? और इसी वक्त से उन्होंने ये सोच लिया कि एक ऐसी मशीन वो बनाएंगे जो 24 घंटे हमारे कैश की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। उनके इस आइडिया ने जन्म दिया पहले कैश डिस्पेंसर को, जिसे बार्कलेज बैंक द्वारा जून 1967 में नॉर्थ लंदन के बाहर लगाया गया। जॉन शेपर्ड की इस मशीन से एक बार में मैक्सिमम $14 कैश निकल सकता था। ये अमाउंट एक रात के लिए काफी थी। इस मशीन से कैश निकालने के लिए एक चेक का इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर रेडियो एक्टिव कंपाउंड कार्बन 14 से बनी मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाई गई थी। इस स्ट्रिप को 6 डिजिट्स वाले पिन नंबर से पहचाना जाता था और उसके बाद ही कैश निकलता था। जॉन की वाइफ ने इस पिन नंबर को छोटा करने के लिए कहा, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। इसके बाद से आज भी हम 6 और 4 नंबर वाले पिन को यूज करते हैं। धीरे धीरे इस मशीन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ने लगा और इसमें कई दूसरे नए डेवलपमेंट्स भी किए जाने लगे। चेक की जगह प्लास्टिक कार्ड ने ले ली और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये शुरुआत अमेरिकन इंजीनियर डोनाल्ड वेट्जेल ने की थी। उन्होंने इस मशीन को ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का नाम दिया। बैंकिंग इंडस्ट्री में उनके इस कंट्रीब्यूशन के चलते 2005 में जॉन को OBE यानी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के सम्मान से भी नवाजा गया। हाईटेक बैंकिंग टेक्निक्स को नई दिशा देने वाले जॉन शेपर्ड बैरोन को हमारी टीम आज उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देती है। दोस्तों, अभी तक हम इन्वेंशंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अपनी फील्ड बदल लेते हैं और चलते हैं दूसरी फील्ड में। किस फील्ड में जाने की बात कर रही हो? हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की फील्ड की। फुटबॉल की तूफानी दुनिया में जहां आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं फेमस अटैकिंग मिडफील्डर ज़िनेडिन ज़िडान। शुरुआत से ही फुटबॉल को अपना पैशन बनाने वाले इस खिलाड़ी ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपना पहला प्लेयर्स लाइसेंस पा लिया था। इतनी कम उम्र में ही वो कई फुटबॉल क्लब से जुड़ गए और उम्र के साथ साथ उनका फुटबॉल के लिए प्यार और पैशन दोनों ही और भी गहरा होता गया। और फ्रांस के कई नामी गिरामी क्लब्स के साथ खेलने का ज़िडान को मौका मिलने लगा।
उन्हें अपने देश की नेशनल टीम का भी हिस्सा बनने का मौका मिला। 1998 का फीफा वर्ल्ड कप का ब्राजील के खिलाफ फाइनल शायद ही कोई भूल पाए, जिसमें फ्रांस ने न सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता बल्कि जिदान को गोल्डन बूट भी दिलवाया। And Zidane danger here. Guibass for France. Oh, and that's a goal. Zidane. Zinedine Zidane with the header from the corner. It's over and France are the world champions. Brazil, in not too many words, have been humiliated. They've shown neither spirit nor their usual skill, and they've been overpowered by a superb French display. Two terrific goals from headers by Zidane in the first half. साल 2001 में सुपरस्टार फुटबॉलर को दुनिया में सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने अपने साथ ले लिया। कई अहम मैचेस में रियल मैड्रिड को जीत दिलाने वाले जिदान ने साल 2006 के फीफा वर्ल्ड कप के बाद फर्स्ट क्लास फुटबॉल को अलविदा कह दिया। लेकिन फुटबॉल के लिए आज भी उनका प्यार जिंदा है। हमारी तरफ से फुटबॉल के विज़र्ड कहलाए जाने वाले ज़िनेदिन ज़िदान को उनके जन्मदिन पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी प्रकृति को ही समर्पित कर दी। हम बात कर रहे हैं मशहूर पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट की। आज ही के दिन सन 1934 को उत्तराखंड के एक खूबसूरत जिले चमोली के एक छोटे से गांव गोपेश्वर में इनका जन्म एक पुजारी के घर हुआ। गांधी के विचारों से प्रभावित और जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले चंडी प्रसाद ने मानवता की सेवा करने की ठानी। लेकिन किसी मध्यम वर्गीय इंसान के लिए ये सब करना आसान नहीं था और उन्हें अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना था। अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन को बतौर क्लर्क के रूप में ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक आम मध्यम वर्गीय चंडी दास की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। साल 1956 के आसपास की बात है। एक दिन चंडी प्रसाद को अपने आदर्श जयप्रकाश नारायण का भाषण सुनने का मौका मिला। उस वक्त पूरे देश में सर्वोदय आंदोलन जोरों पर था और जयप्रकाश नारायण के इस एक भाषण ने चंडी प्रसाद को पूरी तरह से इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। और चंडी प्रसाद अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़कर पूरी तरह से सर्वोदय आंदोलन में कूद गए। उसके बाद भूदान और ग्रामदान जैसे आंदोलन से पर्यावरण के साथ साथ नशा मुक्ति जैसे सामाजिक बीमारियों को भी उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने में काफी अहम भूमिका निभाई। जो हमारे हिमनद हैं, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हिमालय के बारे में जो कुछ भी कार्यक्रम हो, वहाँ के मिट्टी, जल और वनस्पति का संरक्षण होना चाहिए। एक तो लोगों को अपने पर्यावरण के बारे में, अपने नदियों के बारे में, अपनी धरती के बारे में जानकारी हो, समझ हो, और फिर उसके आधार पर कार्यक्रम बढ़ाए जाए। अब तक वो दौर आ चुका था जब चंडी प्रसाद एक समाज सेवी के तौर पर अपनी एक बड़ी पहचान बना चुके थे और दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल की नींव भी रख चुके थे। साल 1973 एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो आंदोलन था चिपको आंदोलन। हर तरफ जंगल माफिया के जमते पैर और धीरे धीरे बढ़ती इंडस्ट्रीज की वजह से जंगलों का खत्म होना, ये ऐसी कुछ वजहें थीं जिनके खिलाफ आवाज उठाना एक पर्यावरण प्रेमी के लिए ही नहीं बल्कि हर एक इंसान के लिए जरूरी था। और इस आंदोलन से हर शख्स ने बिना किसी हिंसा के हर एक पेड़ को अपने गले लगा लिया और इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चंडी प्रसाद की जंगल बचाने की ये अनोखी कोशिश कामयाब रही और जंगलों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कई कानून भी बनाए गए। समाज और पर्यावरण को चंडी प्रसाद भट्ट के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1982 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज चंडी प्रसाद को उनके जन्मदिन पर न सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया भर के हरे भरे पर्यावरण की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
लिसनर्स, अब आज के इस एपिसोड को रैप अप करने का वक्त हो चुका है। गुड बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,